प्रश्नावली 6.1 का एक भी प्रश्न समझ नहीं आएगा अगर आपको ये नहीं पता कि सर्वांगसम क्या होता है, समरूप क्या होता है, या फिर दो आकृतियां सर्वांगसम कब होती हैं, समरूप कब होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि दो आकृतियां सर्वांगसम कब होती हैं और सर्वांगसम का मतलब क्या होता है। तो देखिए सर्वांगसम का मतलब इसी शब्द में छिपा हुआ है। सर्वांगसम का संधि विच्छेद करेंगे तो ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सर्व प्लस अंग प्लस सम। सर्व का मतलब सभी होता है, अंग का मतलब हम लोग भुजा यहाँ कह सकते हैं क्योंकि हम लोग इसमें बहुभुजों की बात करेंगे। सम का मतलब बराबर होता है, यानी हम कह सकते हैं अगर दो या दो से अधिक बहुभुजों की सभी संगत भुजाएं बराबर हों तो वे सभी बहुभुज परस्पर सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बहुभुजों का मतलब समझ लेते हैं। तो बहुभुज का मतलब होता है कि ऐसी आकृति जिनमें कम से कम तीन भुजाएं उपस्थित हों, यानी कि तीन भुजा भी हो सकता है और चार भी, पाँच भी, छः भी, यानी कम से कम तीन भुजा तो होना ही चाहिए। जैसे त्रिभुज को हम लोग बहुभुज कहेंगे, चतुर्भुज को बहुभुज कहेंगे, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, ऐसे ही आगे तक ले जाएंगे तो इन सभी को हम लोग बहुभुज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से और अच्छे से इसे समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास ये दो त्रिभुज है। अगर हम लोग इन दोनों त्रिभुजों में भुजाएं देखें तो संगत भुजाएं बराबर हैं। यहाँ पे आप लोग देखें, ये भुजा 3 सेंटीमीटर लंबी है तो ये भी भुजा 3 सेंटीमीटर लंबी है। इस भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो इस दूसरे त्रिभुज में भी इस भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे तीसरी भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसकी भी भुजा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज बिल्कुल सेम त्रिभुज हैं। तो जो हमने परिभाषा सर्वांगसम का देखा था कि दो या दो से अधिक बहुभुजों की अगर सभी संगत भुजाएं बराबर हों तो वे बहुभुज परस्पर सर्वांगसम होते हैं, यानी कि इनकी भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों सर्वांगसम होंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास दो पंचभुज है। इसमें अगर आप लोग देखें तो इस एक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लंबाई 1 सेंटीमीटर है। इस भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, वैसे भी यहाँ 4 है तो ये भी 4 है, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो परिभाषा के अनुसार ये दोनों भी सर्वांगसम हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास ये दो वृत्त हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये दोनों वृत्त भी सर्वांगसम हैं क्योंकि इनमें इन दोनों की त्रिज्या आपस में बराबर है, और जब त्रिज्या बराबर है तो इनकी परिधि की लंबाई भी बराबर होगी। यानी कि अगर हमें त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना हो तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होनी चाहिए बस। तो अगर इतना समझाने के बाद भी आपको समझ नहीं आया सर्वांगसम का मतलब, तो इसे हम लोग एक और तरीके से समझ लेते हैं। जैसे ये दोनों सर्वांगसम हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, तो देखिए सर्वांगसम का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग उन दोनों आकृतियों को इस तरीके से एक के ऊपर रखें, एक के ऊपर एक करके, तो ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से ढक लेते हैं। आप देख सकते हैं, इसको कोई देखेगा तो बिल्कुल बोलेगा कि ये एक ही आकृति है, लेकिन इसके नीचे भी एक है। यानी कि इस तरीके से अगर आकृति एक दूसरे को ढक लेती हैं तो वो सर्वांगसम होती हैं। अगर हम लोग इन दोनों पंचभुज को भी देखें तो ये भी एक दूसरे को एकदम अच्छे से ढक लेती हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए। चलिए अब मैं त्रिभुज को भी दिखा देता हूँ। तो देखिए ये रहा त्रिभुज, तो इन दोनों को भी अगर मैं अच्छे से इस तरीके से करूँ तो देखिए ये भी एक दूसरे को ढक लेते हैं। तो सर्वांगसम को पहचानने का ये सबसे सरल तरीका है। ठीक है, तो आई होप अब आप जान चुके होंगे कि सर्वांगसम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पे हम लोग केवल दो आकृतियों को सर्वांगसम दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही दो या दो से अधिक आकृतियों को भी सर्वांगसम दिखाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे ये दो त्रिभुज हैं, अगर ऐसा ही त्रिभुज यहाँ पे एक तीसरा हो तो ये तीनों सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसम का चिन्ह क्या होता है? सर्वांगसम का चिन्ह इस तरीके से होता है, यानी कि सर्वांगसम को हम लोग इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलिए समझ लेते हैं इसकी संगत का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों त्रिभुजों में बायां भुजा, इन दोनों त्रिभुजों की बाएं भुजा आपस में बराबर है। इस त्रिभुज की बायां भुजा और इस त्रिभुज की भी बायां भुजा, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो हम लोग
दोनों त्रिभुजों की बाएं भुजा न करके उसे हम लोग संगत भुजा कहते हैं। वैसे यहाँ पे दाहिना भुजा और ये दाहिना भुजा, इन दोनों का दाहिना भुजा बराबर है, तो इसे भी दाहिना भुजा न कह करके हम लोग संगत भुजा कहते हैं। वैसे यहाँ पे नीचे वाली भुजा और इस त्रिभुज की नीचे वाली भुजा ये दोनों बराबर हैं, तो हम लोग दोनों की नीचे वाली भुजा न कह करके हम उसे संगत कह देते हैं। यानी कि जहाँ पर भी एक शब्द को दो बार लिख करके बोला जाता है वहाँ पे हम लोग संगत कह सकते हैं। जैसे इन दोनों का बायां भुजा बराबर है, फिर इन दोनों त्रिभुज का दाहिना भुजा बराबर है, फिर नीचे वाली भुजा बराबर है, तो हम लोग बायां भुजा न करके संगत भुजा कहते हैं, दायां भुजा न करके संगत भुजा कहते हैं, नीचे वाली भुजा न कह करके संगत भुजा कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि संगत का मतलब क्या होता है। जैसे इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो इस भुजा के संगत ये भुजा है और इस भुजा के संगत ये वाली भुजा है और नीचे वाली भुजा के संगत ये भुजा है। ठीक है, अब ऐसे ही संगत कोण भी होता है। जैसे यहाँ पे ऊपर वाला ऊपर कोण न बोल करके हम लोग कहते हैं ये और ये कोण संगत कोण है, वैसे ये कोण संगत कोण होंगे। वैसे ये दाहिना कोण और ये दाहिना कोण ये दोनों भी संगत कोण होंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर हम लोग इन दोनों पंचभुजों की बात करें तो ये भुजा इस भुजा के संगत है, ये भुजा इस भुजा के संगत है, ये भुजा इस भुजा के संगत है और नीचे वाली भुजा के संगत है। वैसे ये भुजा इस भुजा के संगत है। ठीक है, ऐसे ही कोणों को भी हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों संगत कोण होंगे, ये भी दोनों संगत कोण होंगे और ये कोण के संगत कोण होगा। ठीक है, तो आई होप अब आप समझ चुके होंगे संगत का मतलब क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि दो आकृतियां समरूप कब होती हैं। तो दो बहुभुज समरूप तभी होंगे जब ये दो शर्तों का पालन करती हों। पहला, यदि उन दोनों बहुभुजों के सभी संगत कोण बराबर हों। दूसरा, उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। यानी कि अगर हमारे पास दो बहुभुज दिए गए हैं तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो दोनों बहुभुज समरूप हैं। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि उनकी सभी संगत कोण बराबर होने चाहिए। फिर हम लोग ये देखेंगे कि उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होने चाहिए। तो चलिए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वर्ग है। ठीक है, इस वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई है 2 सेंटीमीटर हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक दूसरा यहाँ पे वर्ग बनाते हैं और इस वर्ग के सभी भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर मानते हैं। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग इन दोनों में देखें तो ये भुजा इस भुजा के संगत है, ये भुजा इस भुजा के संगत है, ये भुजा इस भुजा के संगत है और ये भुजा इस भुजा के संगत है। वैसे ही कोणों की बात करें तो ये कोण इस कोण के संगत है, ये दोनों संगत कोण है। वैसे ये कोण इस कोण के संगत कोण है, वैसे ये नीचे भी हो जाएगा। तो पहला हमसे ये कहा जा रहा है, पहला कंडीशन कि उनके सभी संगत कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये और ये दोनों संगत कोण हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, यानी कि ये संगत कोण बराबर होंगे। वैसे ही इन दोनों संगत कोण को भी देखते हैं तो ये दोनों भी 90 अंश है, तो ये भी संगत कोण बराबर होंगे। वैसे ये कोण ये भी दोनों 90 अंश के बराबर हैं, ये कोण ये भी दोनों 90 अंश के बराबर हैं। यानी कि पहला कंडीशन सही हो गया कि उनके सभी संगत कोण बराबर हैं। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है। दूसरा कंडीशन ये है कि उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलिए हम इसे समझते हैं। तो ये और ये दोनों संगत भुजाएं, तो इनका अनुपात निकालते हैं। तो इसकी लंबाई 2 है और इसकी लंबाई 4 है, तो ये 2/4 हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ से ये आ जाता है 1/2। वैसे ये संगत भुजा है इसके, तो इतना बटा इतना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/4। तो ये भी हल करने पर 1/2 आ जाएगा। वैसे ही ये और ये संगत भुजा हैं, तो इतने बटे इतना कर लेते हैं, 2/4, तो 1/2 आ गया। वैसे ही ये और ये संगत भुजा हैं, तो इसको भी बटा कर लेते हैं, 2/4, तो ये आ गया 1/2। तो यहाँ पे आप लोग देखिए इन दोनों संगत भुजाओं का अनुपात 1/2 है, फिर इन दोनों संगत भुजाओं का अनुपात 1/2 है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि सभी संगत भुजाओं का अनुपात 1/2 के बराबर आ रहा है। यानी कि दूसरा कंडीशन भी सही हो गया। तो जब दोनों कंडीशन का पालन करता है तो ये दोनों समरूप हो जाएंगे। और समरूप का चिन्ह इस तरीके से होता है,
ये हो गया चिन्ह। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले वाला ही दोनों त्रिभुज ले लेता हूँ। अब चूंकि ये दोनों तो एक दूसरे के सर्वांगसम हैं, तो हम लोग अब ये देखेंगे कि क्या ये एक दूसरे के समरूप हैं या फिर नहीं हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको एक के ऊपर इस तरीके से रखें तो ये एक दूसरे को ढक लेती हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला दोनों कोण तो बराबर हैं, ये दाहिना वाला दोनों कोण बराबर होंगे और ये बायां वाला भी कोण बराबर होगा। यानी कि इसको अगर मैं यहाँ पे रख दूँ इस तरीके से, तो ये कोण ये इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि पहला कंडीशन सही हो गया, संगत कोण बराबर है। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं कि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं या फिर नहीं है। तो देखिए इसमें ये दोनों एक दूसरे के संगत भुजाएं, तो इनका अनुपात निकाल लेते हैं। सबसे पहले पहला त्रिभुज का ऊपर लिखेंगे भुजा की लंबाई, फिर दूसरे त्रिभुज का भुजा की लंबाई, तो ये हो जाएगा 3/3। हल करेंगे तो ये 1/1 आ गया। ठीक है, अब दाहिना भुजा देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ये भी हो गया 2, तो ये भी 1/1 आ जाएगा। वैसे ही इन दोनों को देखें तो ये 4/4 आ जाएगा, 1/1 हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनका अनुपात 1/1 आ रहा है, यानी कि अनुपात बराबर आ रहा है। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज एक दूसरे के समरूप भी हैं। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है, ये देखिए समरूप का चिन्ह होता है, समरूप को दर्शाने का चिन्ह होता है। जैसे सर्वांगसम को हम लोग इस तरीके से दर्शाते हैं, वैसे ही समरूप को हम लोग इस तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि अगर दो आकृतियाँ या फिर कह दें दो बहुभुज अगर सर्वांगसम हैं तो वो समरूप भी होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये दोनों सर्वांगसम है तो ये समरूप भी हैं। अगर हम लोग इस पंचभुज की बात करें या फिर इस बहुभुज की बात करें तो ये भी एक दूसरे के सर्वांगसम हैं और ये दोनों समरूप भी हैं। आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं इसको इस तरीके से करता हूँ तो ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर ये कोण बराबर हो जाएंगे, ये सभी संगत कोण हो जाएंगे क्योंकि इसके नीचे एक और ये कोण है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएंगे, फिर ये इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी कि संगत कोण तो बराबर होंगे। और अगर अनुपात देखेंगे तो 1/1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2/2 करेंगे तो ये कट के 1/1 आएगा, यानी कि ये सभी एक ही अनुपात में भी होंगे संगत भुजाएं। तो इस तरीके से ये दोनों समरूप भी हो गए। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि अगर दो आकृतियां या फिर दो बहुभुज सर्वांगसम हैं तो वे समरूप भी होंगे, और अगर दो बहुभुज या फिर दो आकृतियां एक दूसरे के समरूप हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि वे एक दूसरे के सर्वांगसम भी होंगे। चलिए इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं तो ये दोनों एक दूसरे के समरूप भी हैं। वैसे ही यहाँ पे ये दोनों पंचभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं तो ये दोनों समरूप भी हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर दो आकृतियाँ एक दूसरे के समरूप हैं तो वे सर्वांगसम भी होंगी। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम नहीं हैं, क्योंकि सर्वांगसम में भुजाएं बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे भुजाएं बराबर नहीं है, संगत भुजाएं। जैसे यहाँ पे ये और ये भुजा संगत हैं तो ये 2.4 है और ये 4.8 सेंटीमीटर है, तो ये इस तरीके से ये सर्वांगसम नहीं हुए। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक त्रिभुज है, अगर हम इसी त्रिभुज को एक बार और लेते हैं तो इस समय ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को अच्छे से ढक लेंगे। अब अगर इस दूसरे त्रिभुज को कुछ इस तरीके से बड़ा कर दें तो इस समय ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे एक घर है, इसी घर को हम एक बार और लेते हैं। इस समय ये दोनों घर सर्वांगसम हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को अच्छे से ढक सकते हैं। अब अगर इस पहले घर को या दूसरे घर को कुछ इस तरीके से बड़ा कर दें या फिर छोटा कर दें तो ये दोनों घर समरूप ही होंगे। तो ये हो गया समरूप को समझने का सबसे सरल तरीका। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए।
तो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, क्या होते हैं? सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं या फिर समरूप होते हैं? तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं चित्र बना करके। तो यहाँ पे हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरा वृत्त भी बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं तीसरा वृत्त भी बना लेता हूँ। इनकी त्रिज्या हम लोग बना लेते हैं। इसका त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए ये तीनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम तो होंगे नहीं, क्योंकि सर्वांगसम तभी होता है जब उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। लेकिन यहाँ पे त्रिज्याएं तो अलग अलग हैं, त्रिज्याएं बराबर नहीं हैं, तो ये आपस में सर्वांगसम नहीं हो सकती। लेकिन ये तीनों एक दूसरे के समरूप हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि अगर कोई हम लोग आकृति लेते हैं, फिर उसी आकृति को दोबारा ले लेते हैं और फिर उसको बड़ा या फिर छोटा करते हैं, तो वे एक दूसरे के समरूप होते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो इसे मैंने बढ़ा दिया, तो बस क्या हुआ कि ये 4 सेंटीमीटर लंबा हो गया त्रिज्या, और इस 4 वाले को मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया, या फिर मैंने इसी 2 वाले को बढ़ा दिया तो ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बढ़ाया और घटाया कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के समरूप। तो ऐसे ही हम लोग जितना चाहे उतना वृत्त बना सकते हैं, उनकी त्रिज्या चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वो एक दूसरे के समरूप ही होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से पहला क्वेश्चन हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है, सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं, समरूप होते हैं या फिर सर्वांगसम होते हैं? तो यहाँ पे सभी वर्गों की बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ 2 या 3 वर्ग बना लेते हैं। जैसे ये हमने पहला वर्ग बना लिया, ये दूसरा वर्ग मैंने बना लिया, और ये मैं तीसरा वर्ग बना लेता हूँ। और इसके चारों भुजा की लंबाई हम लोग 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसके चारों भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर और इसके चारों भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हम लोग मान लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एक दूसरे के सर्वांगसम तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि सर्वांगसम में होता क्या है कि संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम लोग इन दोनों को देखें तो संगत भुजा ये 2 है, ये 3 है, तो ये तो बराबर है ही नहीं। या फिर यहाँ पे 2 और 3 देखें तो ये भी बराबर नहीं है, यानी कि ये सर्वांगसम नहीं है। वैसे ही इन दोनों का देखें या फिर इन दोनों का देखें तो ये सर्वांगसम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये समरूप कैसे हैं। तो सबसे पहले इन दोनों में देखते हैं। तो समरूप में 2 शर्त होता है, संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो ये कोण इस कोण के बराबर है 90-90 अंश, यानी कि संगत कोण बराबर हैं। अगर संगत भुजाओं का अनुपात भी देखें तो ये 2/3 हो जाएगा, 2/3, यहाँ से भी 2/3 हो जाएगा, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। 2/2, 2/3 हर जगह आएगा, ठीक है। अगर हम लोग इन दोनों को देखें, यानी कि इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के समरूप हो गए। वैसे ही इन दोनों में देखें तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे। संगत भुजाओं का अनुपात देखें तो 3/4, 3/4 हर जगह आएगा, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे के समरूप हो गए। अगर हम लोग इन दोनों में देखें तो संगत कोण तो बराबर हैं ही, संगत अनुपात देखेंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात देखेंगे तो 2/4 होगा, यानी 1/2, 2/4, 1/2, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात भी समान है। तो इस तरीके से ये तीनों क्या हो गए? एक दूसरे के समरूप हो गए। या फिर आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे ये छोटा वर्ग है, इसी को मैंने बड़ा ऐसे किया है कि भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है। वैसे ही इसको मैंने बड़ा किया कि भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरीके से भी आप इन सभी को समरूप समझ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए तीसरा प्रश्न हल कर लेते हैं। तो तीसरे में कहा जा रहा है, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं या फिर सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समद्विबाहु त्रिभुजों को देखते हैं कि क्या ये समरूप होते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 त्रिभुज बनाता हूँ। ये पहला त्रिभुज हो गया, इसे मैं समद्विबाहु मानता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ ये दोनों भुजा बराबर हैं और इनकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, और ये नीचे वाले को 3 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूसरा एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाता हूँ इस तरीके से,
और मैं नीचे वाले को 3 ही सेंटीमीटर रखता हूँ और मैं मान लेता हूँ कि ये दोनों बराबर हैं और इनकी लंबाइयाँ 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गए हैं, लेकिन देखेंगे कि क्या ये दोनों समरूप भी हैं या फिर नहीं हैं। तो इन दोनों को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग इसमें संगत भुजाओं का अनुपात देखेंगे, क्योंकि कोण तो हमें पता नहीं है और दोनों शर्त का पालन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दूसरा शर्त कि पालन करता है या फिर नहीं। तो इसके संगत ये भुजा है तो हम लोग अनुपात निकालते हैं 2/4, ये हल करने पर आएगा 1/2। वैसे यहाँ से 2/4 करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1/2। अब इन दोनों का अनुपात देखते हैं तो 3/3 ये आ जाएगा 1/1। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये अलग आ जा रहा है, जबकि सभी अनुपात आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप नहीं हैं। तो जब ये दोनों ही समद्विबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप नहीं हैं तो सभी समद्विबाहु त्रिभुज कैसे एक दूसरे के समरूप हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा समबाहु। तो इस चौथे वाले प्रश्न में कहा जा रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण खाली स्थान हो, दूसरा उनके संगत भुजाएं खाली स्थान हो। तो ये तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा यार, जो हमने समरूप में पढ़ा था कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। समानुपाती मतलब एक ही अनुपात में हों। तो इस तरीके से इसका आंसर भी हो जाएगा ये। अब दूसरा प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो इसका पहला है समरूप आकृतियाँ। तो चूँकि हमें 2 एग्जाम्पल देना है तो सबसे पहले हम लोग समरूप आकृतियों का 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चूँकि 2 आकृतियाँ सर्वांगसम होती हैं तो वो समरूप भी होती हैं। तो हम लोग चूँकि हमें 2 एग्जाम्पल दिखाना है तो हम लोग इन्हीं दोनों एग्जाम्पल को दिखा सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लोग इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग इसी किताब से ले लेते हैं। यहाँ पे ये जो चतुर्भुज है ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं तो हम लोग इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग इन्हीं दोनों एग्जाम्पल को लिख लेना या फिर आप लोग अलग से कोई दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब इसका दूसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है, तो दूसरा कहा जा रहा है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसी आकृतियाँ दिखाना है जो समरूप नहीं हैं। तो इसके लिए अभी किताब में दिया गया है, हम लोग इन्हीं दोनों को लिख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इनमें भुजाओं यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। जैसे ये कोण देखें तो ये इस कोण के बराबर नहीं है, ये 90 अंश है लेकिन ये 90 अंश से अधिक होगा। वैसे ये 90 अंश है, ये 90 अंश से कम होगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के समरूप नहीं हैं। वैसे ही हम लोग इसी किताब से दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ये रहा दूसरा एग्जाम्पल। इसमें देखिए संगत कोण तो बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, लेकिन संगत भुजाएं एक अनुपात में नहीं है। जैसे यहाँ पे इन दोनों का अनुपात निकालें तो ये आता है 3/3.5। अगर इन दोनों का अनुपात निकालें तो 3/3 आता है, यानी कि 1/1 आ जाएगा। 3/3.5 हल करेंगे कोई दूसरा अनुपात आएगा और यहाँ पे ये 1 के बराबर आता है, यानी कि यहाँ पे संगत भुजाओं का अनुपात 1 नहीं है, यानी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में नहीं हैं। तो इस तरीके से ये दोनों समरूप भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों को आप लोग लिख सकते हैं जो कि एक दूसरे के समरूप नहीं हैं। अब इसका तीसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या फिर नहीं। तो यार ये दोनों समरूप नहीं हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके संगत कोण आपस में बराबर नहीं हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझ लिया। अगर आप कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ को बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।